नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मृदा जांच करवा ले, कम खर्च में फसलों से अधिक पैदावार। बटन मशरूम से ले रहे हैं लाखों की आय, सफल किसान से मुलाकात। किसान भाइयों, लगातार फसलों में हो रहे अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन खराब हो रही है और खेती में लागत भी बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि आप फसलों की बुआई करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। तो किस प्रकार से करवाएं मिट्टी की जांच, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के सहायक आचार्य डॉक्टर अजीत सिंह से। आज हम मृदा परीक्षण की बात करेंगे। किस तरीके से हमें मृदा परीक्षण करना चाहिए, इसका क्या उपयोग है। तो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण करने से पहले सबसे पहले हमें खेत से सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल्स को लेना है। तो हम किसी भी खेत के अंदर हम जाएंगे, जो हमारा खेत वर्गाकार खेत होता है, उससे 8 जगह से सैंपल्स लेंगे मृदा का। जब भी हम मृदा का नमूना लें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हम नमूना लें वहाँ पे कोई भी छायादार पौधा नहीं होना चाहिए और खेत के किनारे जो मेड़ होती है वहाँ से सैंपल नहीं लेना चाहिए और पेड़ के नीचे से सैंपल को नहीं लेना चाहिए। अब हम खेत के अंदर जाएंगे और खेत के अंदर 8 जगह से मृदा का नमूना लेंगे। मृदा नमूना लेते समय हमें 15 सेंटीमीटर से मृदा का नमूना लेना है और उस 15 सेंटीमीटर में जो हमें V आकार का गड्ढा करना है। V आकार गड्ढे करके हर एक गड्ढे से 500 ग्राम मिट्टी को निकालना है। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना वर्मा और खुरपी की सहायता से लें और नमूना लेने वाले स्थान पर 6 इंच का गहरा गड्ढा बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की गड्ढे की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रख दें। हम जब आप मिट्टी निकालोगे तो इसे 8 जगह से लोगे तो आपके पास में 4 किलो मिट्टी हो जाएगी। उस 4 किलो मिट्टी को एक जगह बराबर रख के बराबर करना है, उसको 4 भागों में डिवाइड करना है, उसको 2 भागों को बाहर निकाल देना है। ये प्रक्रिया हमें जब तक करनी है जब तक हमारे पास 500 ग्राम सॉइल का सैंपल ना बचे। जब आपके पास 500 ग्राम का सैंपल आ जाए तो उसको एक थैली में डालेंगे। डालने के बाद उसमें आप अपने उस खेत का नंबर डालो कि खेत का क्या खसरा नंबर है और आपका नाम क्या है, आपके गाँव का नाम क्या है, कौन सी तहसील है। इसको आप किसी भी जो मृदा परीक्षण की लैब पास में लैब है, आपको उस लैब को आपको अपना सैंपल्स देना है। जब आप अपने उस लैब में आपने अपना सैंपल दे दिया और वो सैंपल आपका लेबोरेटरी के अंदर चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद में जब वो आपको कार्ड देंगे तो जो लैब से रिपोर्ट मिलेगी तो उसमें भी 10 पैरामीटर दिए होंगे। जैसे आपके खेत का पीएच मान क्या है, विद्युत चालकता खेत की क्या है, उसमें आपके जो पोषक तत्व हैं जैसे आपके मुख्य तत्व नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, या जो आपके द्वितीयक तत्व होते हैं कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सल्फर कितना है। तो इस तरीके से आपको 10 या 12 पैरामीटर उस कार्ड के अंदर दिए हुए होते हैं। और उस खेत जो कार्ड होगा उसमें ये भी दिया हुआ होगा कि आप कौन सी फसल लोगे और उस फसल के लिए आपके खेत की जो आपने मिट्टी का सैंपल, मृदा का सैंपल दिया, उसका क्या रिपोर्ट है, प्लस अब उस रिपोर्ट के आधार पे उन फसलों के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो उसमें बताई जाती है उस कार्ड के अंदर। उस कार्ड के आधार पे अगर आप
खेत के अंदर उर्वरक का प्रयोग करते हो उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो आप अधिक उर्वरक को नहीं डालोगे, जितनी फसल की क्षमता है उतना ही आप उर्वरक खेत के अंदर डालोगे। और दूसरा इससे क्या होगा, जो आप उसमें इनपुट जो आपकी अधिक लागत लगा रहे हो उसकी लागत भी बचेगी। और अगर आप खेत के अंदर अधिक उर्वरक डाल देते हो तो उससे खेत के अंदर पौधों के लिए टॉक्सिसिटी हो जाती है और उससे पौधों को भी हानि होता है। तो ये मृदा कार्ड के आधार पे अगर आप खेत के अंदर उर्वरक का प्रयोग करते हो तो वो सबसे अच्छा है। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी फसल खड़ी फसल है वहाँ पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा जब भी आप सैंपलिंग करें तो हमेशा फसल कटने के बाद सैंपलिंग करें। किसान भाइयों, नमूना लेने और रखने में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नमूने को धूप में तथा उर्वरकों के बोरे में नहीं सुखाना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। खाद या कंपोस्ट के गड्ढों, मेड़ों, सिंचाई नालियों, पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए। जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बनके आपके पास में आ गया है तब उसके आधार पे जो भी आप खेत के अंदर उर्वरक आप डाल रहे हो तो उर्वरक डालते टाइम भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने जो नाइट्रोजन आप यूरिया से देते हो और फास्फोरस आप DAP से देते हो या सिंगल सुपर फास्फेट से देते हो तो हमेशा जो नाइट्रोजन की मात्रा है 120 किलो को आपको 60 किलो 30 किलो के हिसाब से नाइट्रोजन को देना है। जो हमारा फास्फोरस है और पोटेशियम है उसको बुआई के समय ही पूरा डालना है खेत के अंदर। उर्वरक देते हैं उनको फरों में देना चाहिए। अगर आप जो ब्रोड छिड़काव विधि से आप उर्वरक को खेत के अंदर डालते हो तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम सावधानी रख के खेत के अंदर मृदा परीक्षण करके और थोड़ा सा जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं उनका उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा और हम जो हमारा उर्वरक है उसको भी हम सेव करेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरकार में बैठे हाकिमों का एक काम होने का, समस्या के समाधान का आश्वासन देना भी है, जिसे इन जिम्मेदारों ने बखूबी अंजाम दिया। उम्मीद कीजिए कि जिम्मेदार की जुबान से निकला आश्वासन धरातल पर आकार ले और बूंदी के मोहनपुरा के बाशिंदों को साफ सुथरा पीने लायक पानी नसीब हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। इसे कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद BSF को ऐसा कारगर हथियार मिल गया है जिसकी नजर से दुश्मन अपनी कोई हरकत छिपाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। जी हां, देश की पश्चिम सीमाओं की निगहबानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए BSF को अब 1000 घोड़ों की ताकत वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर मिल गया है। करीब 10 साल के बाद BSF के बेड़े में इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से अब BSF की ताकत 2 गुनी हो जाएगी। इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से सीमा सुरक्षा बल को सीमा की रखवाली के साथ साथ और भी कई आपातकालीन परिस्थितियों में मदद मिल सकेगी। इससे पहले सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर के लिए संयुक्त रूप से चेतक हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, जो साल 2021 में सिरोही जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद BSF को ऐसे सजग पहरेदार का इंतजार था। करीब 10 साल बाद देश के पश्चिमी मोर्चे पर तैनात ध्रुव उन्नत सैन्य हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर आपात स्थिति में फौरी कार्रवाई के लिए बेहद कारगर है। इसमें 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 4 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने की क्षमता है। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर जोधपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर हेडक्वार्टर पर रहेगा। सरहदों की निगहबानी में मुस्तैद BSF देश की पहली रक्षा पंक्ति है। ऐसे में पाक के साथ राजस्थान ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
मशरूम आज अपने आहार में बहुत से लोग शामिल करने लगे हैं। ऐसे में मशरूम की काफी मांग है और इसी मांग के चलते हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज आपको ऐसे ही सफल मशरूम उत्पादन किसान सुखराम चौरसिया से मिलवाने जा रहे हैं, जो एयर कंडीशन यूनिट में बटन मशरूम ले रहे हैं और लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता का राज। इसमें बटन मशरूम जब ये पॉपकॉर्न और एसी रूम है तो इसमें बटन ही लगाया जाने में बेहतर है, क्योंकि इसका रेट अच्छा मिलता है और मार्केटिंग बटन का ही है। इनका मशरूम उत्पादन रूम पफ पैनल तकनीक से तैयार किया गया है। यह तकनीक आजकल काफी प्रचलित हो रही है। यह सस्ती भी है और यह स्ट्रक्चर जल्द ही तैयार हो जाता है। यह स्ट्रक्चर 40 फीट लंबा, 16 फीट चौड़ा और 14 फीट ऊंचा है, जिसमें 1500 बैगों में बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं। एक बैग में तैयार कंपोस्ट लगभग 10 किलोग्राम आता है। इस तरह से एक बार मशरूम लेने में 150 कुंतल कंपोस्ट लगता है। पहले ये सीजनल मशरूम उगाते थे, जिसमें फायदा तो था, लेकिन कई बार सही तापमान का कंट्रोल नहीं हो पाने से नुकसान भी हो जाता है। ओपन में क्या होता है कि मौसम आधारित हमको करना होता है। अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें मिल्की लगाना पड़ता है, ओस्टर लगाना पड़ता है, बटन केवल ठंडा के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि हम सालों भर बटन लगा सकते हैं और लगाते हैं। तो बटन का मार्केटिंग ज़्यादा होता है, ओस्टर का मार्केटिंग उतना नहीं है, मिल्की का भी मार्केटिंग उतना नहीं है। तो इसलिए जितना भी रेस्टोरेंट है, होटल है, खाने वाले ज़्यादातर लोग बटन ही पसंद करते हैं। बटन मशरूम की मांग बहुत है, इसलिए मार्केटिंग में बहुत समस्या नहीं आती है। इसलिए इन्होंने हाईटेक एसी बटन मशरूम फार्म लगाया है, जहां ये वर्ष भर बटन मशरूम उगाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम के यहाँ भी अभी लोकल के हिसाब से इतना जागरूक नहीं है आदमी, खाने वाले उतना नहीं है। और जो भी होटल है यहाँ पे सब डब्बा बंद यूज करता है, कैनिंग वाला यूज करता है। तो ये लूज मशरूम यूज नहीं करता है। तो इसलिए मुझे, और जहाँ तक उधर नेपाल का बॉर्डर है तो नेपाल का बॉर्डर में ज़्यादा सेल होता है, तो इसलिए हम लोग सिलीगुड़ी ज़्यादा भेजते हैं। तो वहाँ पे मार्केटिंग हो जाता है, बस अकाउंट पेमेंट वहाँ से आ जाता है, जैसे माल जाता है अकाउंट पेमेंट आ जाता है। रोजगार के दृष्टिकोण से आजकल में जो सर्विस का हो रहा है कि रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि इसमें अपना भाग आजमा करके मेहनत करके अच्छा इनकम भी पा सकते हैं और एक प्रतिष्ठा भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो ओपन फील्ड में हम जैसे पहले केला का खेती किए हैं, मधुमक्खी किए हैं, तो ये क्या होता है कि उपद्रव ज़्यादा होता है, कभी बनैया सुगर, कभी आंधी तूफान बरसात, इस सबसे। इसमें सबसे बचत है, तो इसमें रिस्क कम है और इनकम बढ़िया है। इस तकनीक में उत्पादन और फायदा तो है, लेकिन इसमें लागत भी भारी भरकम आती है। रूम का वातावरण ठंडा बनाए रखने के लिए एयर कंडीशन, पानी का स्प्रे करने के लिए फवारा भी लगाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में बिजली अधिक कटती है, इससे बचने के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था किए हैं। और एक इनकम के दृष्टिकोण से एक अच्छा है और यहाँ पे यूनिक भी है। यहाँ पे पहले तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते। ये मेरा 11वां साल है। पहले झोपड़ी में करते थे, अब थोड़ा सोचे कि कुछ हाई टेक्नोलॉजी से किया जाए। बीज दिल्ली से मंगाते हैं बटन का। ओस्टर का तो अपने स्वयं हम बनाते भी हैं, लेकिन बटन का हमसे नहीं हो पाता है, उतना बड़ा लैब मेरा नहीं है, तो इसके लिए हम दिल्ली से मंगाते हैं, प्राइवेट से मंगाते हैं। बटन मशरूम उत्पादन में कंपोस्ट का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसमें भूसा, उर्वरक और कुछ दवाओं की जरूरत होती है। कंपोस्ट बनाने में कई जरूरी बातें होती हैं, जिसका ये पूरा ध्यान रखते हैं। तो हम मैनुअली विधि से बनाते हैं। 1 महीना 28 दिन से लगभग 30 दिन खाद बनाने में लग जाता है। अगर हम मशीन के द्वारा बनाते हैं तो उसमें 15 दिन से 17 दिन में, पाइप विधि से 17 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन वैसा हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि खाद ज़्यादा होता है तो मैनुअली ही बनाते हैं। तो 1 बैग का कॉस्ट 100 रुपया के आसपास आता है मेरा। और उसके बाद पैकिंग करते हैं। लगभग 10 kg का एक बैग है।
तो मैस्लिनम आ जाने के बाद, जैसे ये मैस्लिनम आ गया है, तो इसके बाद हम केसिंग करते हैं कोकोपीट से, और उसमें कुछ केमिकल मिला करके इसको हम केसिंग करते हैं। इस मशरूम के उत्पादन में केसिन करना एक बहुत जरूरी काम होता है। केसिन पहले से ही तैयार करके रखा जाता है और इसका प्रयोग कंपोस्ट में बिजाई के 12 से 15 दिन बाद जब हल्का फफूंद दिखने लगता है तब करते हैं। और केसिंग करने के बाद लगभग 20 दिन के बाद इसमें पिनिट आना, फ्लोटिंग आना शुरू हो जाता है और लगभग ये 60 दिनों तक फ्लोटिंग आता है ऐसे। और उसके बाद फिर इसको खेत में डाल देते हैं, तो इसमें कंपोस्ट बनाकर खेत में भी बहुत अच्छा काम करता है। और फिर इसके बाद नया फसल लगाते हैं, तो ये सालों भर खेती होता है। पहले जैसा अब नहीं रहा, अब इसमें सालों भर खेती होता है। और जैसे पानी का मैनुअल हम दे रहे थे, तो इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, तो इसमें हम माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं ताकि उसमें भी थोड़ा कॉस्ट को हम शॉर्ट करें इसको, जब मुनाफा ज़्यादा हो। और 2 kg मशरूम अच्छा रहता है तो 2 kg एक बैग से निकल जाता है एवरेज। तो मार्केट में भी तो खुला मार्केट में 250-300 बिकता है, लेकिन व्यापारी लोग, हम इस बार बहुत रेट टूट गया है, तो 150 रुपये हमसे व्यापारी लेता है केजी, तो फिर भी मुनाफा है। फिलहाल इनके पास 1350 बैग हैं और एक बैग से 2 किलोग्राम मशरूम मिलता है। कुल बैगों से इनका कुल उत्पादन लगभग 27 कुंतल तक होता है, जो कि 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं, जिससे 1 लाख से कुल आमदनी लगभग 4,05,000 रुपए तक होती है। खर्चे की अगर हम बात करें तो कंपोस्ट पर कुल खर्चा 1,35,000 रुपए होते हैं। इसके अलावा पानी, फसल की देखरेख, बिजली बिल, बाजार भेजने और अन्य खर्चे लगभग 65,000 रुपए तक हो जाते हैं। यानी कुल लगभग 2 लाख रुपए खर्च होते हैं और 1 लाख से शुद्ध लाभ 2,05,000 रुपए तक होता है और साल में कुल 4 लाख लेते हैं, जिससे साल में इनकी कुल शुद्ध आय लगभग 8,20,000 रुपए तक हो जाती है। लागत इसमें कम, लेकिन हमको यहाँ पे चूँकि ऑट एरिया हम हैं, तो इसलिए लागत हमको 28 लाख रुपया पूरा पड़ गया है, जनरेटर जो भी है सब लेकर के। लेकिन यही अगर हम अनुभव नहीं था पहले जो इसमें कितना लगता है, तो लगता है कि 20 लाख में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मुझे 28 लाख प्लस कर गया है। अनुदान एक किस्त में मुझे 5 लाख मिला है, अभी 5 लाख किस्त में एक किस्त बनना बाकी है। मशरूम में सबसे कि डबल इनकम है, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसके दुगुना इनकम है। इनको इस प्रोजेक्ट के लिए अनुदान लाभ भी मिला है। इस प्रोजेक्ट पर 20 लाख रुपए की लागत आती है। रूम एसी मशीन और फवारा मशीन कम से कम 10 साल तक तो चलेगा ही, यानी इस प्रोजेक्ट पर 1 साल का खर्च लगभग 2 लाख रुपए आएगा। इस तरह से इनको 1 साल में लगभग 6 लाख रुपए की वास्तविक आमदनी हो रही है। इसके अलावा इनको अच्छी खाद भी मिल जाती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पाकिस्तान से लगती लंबी और कठिन सीमा पर आपातकालीन परिस्थितियों में ध्रुव हेलीकॉप्टर किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। इससे किसी भी हादसे के समय सीमा से मुख्यालय लाने में लगने वाली देरी से भी निजात मिलेगी। साथ ही इससे जवानों और अधिकारियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति में सीमा पर तुरंत पहुँचने में भी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। दूर दूर तक फैला रेत का समंदर और पानी की तलाश में भटकती महिलाएं। तस्वीरें बूंदी की हैं। यहाँ सुबह से शाम तक और रात को सोते वक्त भी एक ही चिंता महिलाओं के माथे पर सवार रहती है, पानी। महिलाओं का ज्यादातर वक्त और उनकी आधी से अधिक ऊर्जा बस पानी के इंतजाम में खप रही है। पानी के पर्यटन से पानी दूर दूर से लवा 3-4 किलोमीटर से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि से भविष्य के लिए वर्षा जल की एक एक बूंद को संरक्षित करें। बरसात के मौसम में खीरा, लौकी, तुरई, करेला की बुआई का सही समय है। एनपीके की अनुशंसित खुराक यानी 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर लगाया जा सकता है। नाइट्रोजन का 1/3 भाग बुआई के समय दिया जाना चाहिए और नाइट्रोजन की शेष मात्रा का उपयोग खड़ी फसल में करें। मूंगफली की बुआई के लिए यह समय उचित है। मूंगफली की उन्नत किस्मों में RG 382, TG 37A, RG 425, RG 510, RG 559-3 व गिरनार 2 उन्नत किस्में हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ और ग्वार आदि खरीफ फसलों की बुआई के लिए बीज, उर्वरक और रसायनों की अग्रिम व्यवस्था करें ताकि मानसून की शुरुआत में इन फसलों की समय पर बुआई की जा सके और बीज को उपचार करने के बाद बोया जाना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसिफेट 75 SB की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा ऋतु में नए फल वृक्षों को लगाने के लिए गड्ढे खोदने का उपयुक्त समय है। बड़े आकार के फल वृक्षों के लिए 1 × 1 × 1 मीटर एवं मध्यम आकार के फल वृक्षों के लिए 0.75 × 0.75 × 0.75 मीटर आकार के गड्ढे खोदें, जिससे कि गड्ढों में उपस्थित कीड़े मकोड़े, कीटों के अंडे, प्यूपा और खरपतवारों के बीज सूर्य की तेज धूप से नष्ट हो जाएं। नींबू वर्गीय फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या की रोकथाम के लिए प्लेनोफिक्स हार्मोन्स की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बरसात के मौसम के लिए बाजरा और ज्वार जैसी अगेती चारे वाली फसलों की बुआई करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झिलौदा, जिला हनुमानगढ़ के कृषक तिलकधारी ने। आप ककोड़ा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो तिलकधारी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
किसान भाई नमस्कार। आज जो है हम आपको खेक्सा के विषय में, खेक्सा या खेक्सी के रूप में आप जानते हैं, इसको मीठा करेला भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम जो है इसका माइमोसिका डायोक्सिया है। ठीक है, ये जो है करेला की तरह दिखता है लेकिन करेला से थोड़ा अलग होता है, छोटा होता है और इसमें कांटा छोटा छोटा होता है, इसको इसीलिए मीठा करेला भी बोलते हैं। अब आइए कि इसके खेत की तैयारी। हालांकि खेत की तैयारी जो है आप मई से ही आप चाहें तो उस समय धूप अच्छा रहता है जिसमें कि आप खेत को गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के लिए जो 1 फीट जो है चौड़ा रखते हैं, 1 फीट लंबा और 1 फीट गड्ढा बनाते हैं। उसका पूरा मिट्टी को निकाल के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में जब हमको सोइंग करना हो उसके 1 सप्ताह पहले जो है हम क्या करते हैं कि उसमें जो है हर गड्ढा में 2 किलो जो है कंपोस्ट डालते हैं। अगर कंपोस्ट नहीं है तो आजकल वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में हर गड्ढे में जो है 30 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP और 20 ग्राम जो है MOP प्रति गड्ढे के हिसाब से सभी में डालते हैं। जब खाद वगैरह डालते हैं उस समय जो है जो इंसेक्टिसाइड है उसको 10 ग्राम के हिसाब से पर गड्ढे में हम बुरकाव कर देते हैं, जिससे कि हमको कीड़ा मकोड़ा बीज में नहीं लगे, पौधा के जड़ में नहीं लगे। ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु इसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हम अभी जो बोले कि हमारा जो प्लॉट होता है ये 9 गड्ढे का एक प्लॉट बनता है। 9 गड्ढा में करते क्या है कि हमारा बेसिक क्या है कि 8 गड्ढा जो होगा उसमें फीमेल डालेंगे और कहने का मतलब मादा डालेंगे जिसमें फल आएगा, और जो एक पौधा बीच में रहेगा उसमें मेल डालेंगे जिसको नर कहते हैं, जिसमें कि हमको फल नहीं लगेगा, केवल वो जो है परागण करेगा और फीमेल पौधे का, जिससे कि हमको फल मैक्सिमम मिल सके। वैरायटी का बात करते हैं, किस्म का बात करते हैं तो RK1 के रूप में जिसको बोलते हैं RMD1 कंकोडा, इस नाम से है। तो प्लांट को तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है मेल फीमेल के रूप में आपको मिल जाएगा। तो 8 पौधा जो है फीमेल को लगाएं और 1 पौधा जो है मेल को लगाएं। तो ये याद रखना है कि 1 गड्ढा जो है हमको मेल के लिए डालना है। और उसके बाद में जो है अब जो है ये खेत की तैयारी हो गया और गड्ढा को हम भर देंगे। गड्ढा को जब भरेंगे तो भरने के बाद में उसको हमेशा याद रखेंगे कि 6 इंच जो है आप उसको ज़मीन से ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दें, मतलब बराबर कर दें, और उसमें 3 कोना आकार का आप एक आकार बना दें जिसको कि कोने पर आप 1 या 2 सीड डाल दें। 3 सीड डालते हैं ताकि ये पौधा हमको नजर आए। ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रावधान उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1:1 में नर व मादा पौधे मिलते हैं, इसलिए जड़ के कंद द्वारा रोपाई करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। नर के लिए यह याद रखिएगा कि कभी जब आप सोइंग करेंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में 60 से 70 दिन से करीब करीब फ्लावर आ जाएगा। ये जो है आपको हर प्लांट से करीब 3 से 4 किलो करीब करीब आपको फल मिल जाएगा। और करीब करीब आपको जो है ये अभी बाज़ार में जो है करीब करीब ये 120 रुपये किलो तक का मिलता है केजी। हाँ, शुरू में जब आता है तब, बाद में तो 50-60 रुपये हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मुनाफा आपको अगर जितना जल्दी करेंगे, आप बाज़ार में ले जाएंगे, आपको उतना ही मिलेगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।